और खबर सरदार में सबसे पहले बात, रायपुर पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी ऑफिस में आज वो बैठक करने वाले हैं। कुछ देर पहले ही वो रायपुर पहुंचे हैं, पार्टी के नेताओं के साथ मंथन करेंगे। और ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होनी है। कल उनकी सभाएं भी होनी है, कांकेर में उनकी सभा होनी है। और उससे ठीक पहले आज वो पहुंच चुके हैं रायपुर। सीएम विष्णुदेव साहब एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, किरण सिंह देव एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और अब यहां से सीधे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर और वहां पर बैठकों का दौर चलेगा। बीजेपी ऑफिस में वो पहुंच चुके हैं। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रायपुर पहुंचने के बाद सीधे बीजेपी ऑफिस में और इसके बाद बैठकों का सिलसिला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव बाकायदा एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे। कल हमने आपको बता दिया था, इस बात की जानकारी दे दी थी कि रायपुर वो पहुंचेंगे, रात्रि विश्राम रायपुर में होगा और उसके बाद कांकेर में उनकी एक सभा भी होनी है। रायपुर से सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा युगल के पास आपको लिए चलेंगे। युगल, क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक का? देखिए ललित, मैं पहली तस्वीर है वो दिखाना चाहूँगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। बीजेपी कार्यालय में अब से कुछ देर पहले ही वहाँ पहुँचे हैं। उनकी अगुवाई करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है वो गए हुए थे, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव वो भी गए हुए थे। और अभी यहाँ पर एक अहम बैठक होगी, बैठक रणनीति एक बनाई जाएगी। और चूंकि कांकेर में कल केंद्रीय गृह मंत्री की जो महती सभा है उसमें जाएंगे, उस महती सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय दौरा भी छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित है, तो उस लिहाज से भी रणनीति बनाई जाएगी कि उनके जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को सफल भी बनाना है। कई जगहों पर उनकी प्रधानमंत्री की जो सभा है उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। और उससे भी अलग बात कहें तो अभी फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ है, बस्तर लोकसभा का चुनाव हुआ है। उसमें हालांकि एक अच्छे वोटिंग जो प्रतिशत है उसमें इजाफा हुआ है पिछले साल की तुलना में, पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में, तो ये अच्छा संकेत है। साथ ही साथ 3 लोकसभा सीटों पर अभी फिलहाल सेकेंड फेज में चुनाव होना है, कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव। तो इनका एक मुकाबला होना है। तो जो बीजेपी ने जो टास्क दिया है ललित, 400 पार, तो और छत्तीसगढ़ के बीजेपी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मुख्यमंत्री सभी कहते आए हैं कि छत्तीसगढ़ के 11 में से 11 सीटों का जीत का तोहफा है वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी वो देंगे। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ पर रणनीति बनेगी। और चूँकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगर आए हैं और रणनीति की बात ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। उसे कुशल रणनीतिकार कहा जाता है और उसका नतीजा भी आप विधानसभा के चुनाव में देखे होंगे। लगातार छत्तीसगढ़ के चुनाव को उन्होंने फोकस किया और यही वजह है कि जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन्हें टास्क दिया गया। तो जो उम्मीदवार बीजेपी ने खड़ा किया वो जीता और एक बड़ी जीत। 15 साल बीजेपी सत्ता में रही, लेकिन इस समय जब उसका चुनाव का नेतृत्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे तो और अन्य जो चुनाव है विधानसभा के उसके बनिस्पत बड़ी जीत है बीजेपी को मिली। तो चुनाव एक तरफ है और बीजेपी की रणनीति एक तरफ है, तो रणनीति ही जो सत्ता के रास्ते तक ले जाती है। जी, ये बात सही है और रणनीति ही सत्ता के रास्ते तक ले जाती है। और रणनीतिकार स्वयं अगर रायपुर में हों तो फिर सबकी निगाहें जाहिर तौर पर रायपुर और रायपुर से कांकेर तक लगी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और इधर प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के जालौर में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। पीएम ने यह भी कहा कि पहले की सरकारें रिमोट से चलती थीं और कांग्रेस परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। पीएम ने यह भी कहा कि पहले चरण के मतदान में आधे राजस्थान ने कांग्रेस को बराबर की सजा दे दी है। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत राजस्थान ये जानता है कि कांग्रेस कभी भी मजबूत भारत नहीं बना सकती। कांग्रेस की कमजोर सरकार को आते जाने वाले लोग भी
धमकाते थे और हर कोई देश को लूटने में जुटा था। प्रधानमंत्री को तो कोई पूछता ही नहीं था। सरकार रिमोट कंट्रोल से चला करती थी। कांग्रेस पार्टी की जो हालत हुई है उसकी गुनहगार वो खुद है। जो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनाव जीत नहीं सकते, मैदान भाग के इस बार राजस्थान से राज्यसभा में आए हैं। इसी कांग्रेस ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार का दीमक फैलाकर देश को खोखला कर दिया। देश का युवा इतना गुस्से में है वो दोबारा कांग्रेस का मुंह देखना नहीं चाहता है। और पीएम मोदी का गांधी परिवार पर बड़ा हमला। पहली बार शाही परिवार कांग्रेस को वोट नहीं देगा, ये बात उन्होंने कही। जहां परिवार रहता है वहां कांग्रेस नहीं लड़ रही। दिल्ली में कांग्रेस की हालत खराब हो गई है। कांग्रेस नेता खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट मत दो। जब खुद वोट नहीं देंगे तो वोट मांगेंगे कैसे? में घिरी कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि कांग्रेस का शाही परिवार आजादी के इतिहास में पहली बार होगा। और ये नोट करिए, आजादी के बाद इतने चुनाव हुए, पहली बार दिल्ली में कांग्रेस का जो शाही परिवार रहता है वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा। अगर ये शाही परिवार कांग्रेस को वोट नहीं देता है तो आपसे वोट मांगने का उनको क्या हक है भाइयों? जहां इस शाही परिवार के लोग रहते हैं वहां कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है। कांग्रेस की दुर्दशा कि उनका शाही परिवार खुद कांग्रेस को वोट नहीं कर पाएगा। इधर राजस्थान में क्या हो रहा है? हमारे यहां कांग्रेस के नेता घर घर जाकर के क्या कह रहे हैं? कांग्रेस को वोट मत दो। यहां पर पूरी कांग्रेस पार्टी घर घर जाके कह रही है कांग्रेस को वोट मत दो। दिल्ली में शाही परिवार कांग्रेस को वोट नहीं देता, यहां कांग्रेस कहती है कांग्रेस को वोट मत दो। ये हाल है इस पार्टी का, इस पर आप भरोसा कर सकते हैं? बिहार में पहले चरण की 4 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अगले चरण के लिए दिग्गज चुनावी हुंकार भर रहे हैं। लेकिन इस बार इस चुनावी समर में उन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है जो राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी अपने एक ऐसे ही बयान के बाद लगातार चर्चाओं में हैं। इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा। व्यक्तिगत बातें बोलने से क्या बिहार के लोगों को फायदा हो? चुनावी इस महासमर में पूरा देश का सियासी पारा हाई है। 24 के सियासी रण में जबानी तीर इस कदर चले कि मर्यादा को तार तार करते चले गए। एक चुनावी रैली में नीतीश कुमार की चंद मिनटों की भाषा ने लालू परिवार और नीतीश कुमार के बीच में नफरत की उस खाई को बढ़ा दिया जिसे भविष्य में भरा जाना आसान नहीं होगा। कुछ आगे कहें उससे पहले नीतीश कुमार का कटिहार के डुमरिया में दिया हुआ बयान भी सुन लीजिए। हट गए तो बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को, अब पैदा तो बहुत कर दिया। इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना किया।
बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर विजय का परचम लहराने का बीजेपी दावा कर रही है, लेकिन चुनावी हुंकार भरने मैदान में उतरे नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर हमला करने के चक्कर में एक बार फिर से ऐसी बात कह दी जिस पर बिहार की सियासत में बवाल मच गया। सीएम नीतीश की जुबान से इस अल्फाज के निकलते ही तूफान आ गया। व्यक्तिगत इस बयान पर तेजस्वी यादव ने भी सलीके से शालीनता बनाए रखे हुए पलटवार कर दिया। व्यक्तिगत बातें बोलने से क्या बिहार के लोगों को फायदा होगा? और व्यक्तिगत बातें जो है इस समय ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए। हालांकि कुछ भी बोले हम तो आशीर्वाद के रूप में आशीर्वाद चल मानेंगे, लेकिन चुनाव में मुद्दे जो है मुद्दे पर बात होनी चाहिए और किसी को इस तरह से व्यक्तिगत बोल करके बिहार के लोगों का बिहार का फायदा है, इससे फायदा किसका है? और ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है और उनकी भाषण हम सुन रहे हैं आजकल, और इस भाषण में वो क्या बोल रहे हैं भाई? कौन उनको लिख कर दे रहा है? क्या बोल रहे हैं? इस तरह की बातें समझ में नहीं आ रही। नीतीश कुमार के बयान पर बवाल मचना लाजमी है। इस बयान को लेकर लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने चाचा नीतीश से आखिर ये पूछ ही लिया कि इस बयान के मायने क्या हैं और इतने अरसे के बाद इस बयान का मकसद क्या है। अब बिहार की जनता समझेगी कि बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब जिनके बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब हमारे साथ थे तो उनको नहीं पता था, क्या कहें हम उनको। एक तरह से परिवारवाद पर हमला किया उन्होंने। अब मोदी जी बंद कर दिए हैं तो चाचा जी शुरू किए हैं परिवारवाद पे बोलना। बिहार के राजनीतिक मैदान में हलचल तेजी से बढ़ रही है। जब पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थन में जन सैलाब उमड़ता है तो बीजेपी नेता अपने 400 पार के लक्ष्य को साधने की कोशिश करते, लेकिन सीएम नीतीश कुमार के एक बयान पर सारे अथक प्रयास जमींदोज हो जाते। इससे पहले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी रोहिणी आचार्य के लालू यादव को किडनी देने पर तंज कसा था और उसे राजनीति से जोड़ दिया था। पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक और यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक राजनेताओं के एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए तस्वीर नजर आ रही है, जिसे आज तक सियासी मैदान में देखा न गया हो। चुनावी समर में पहले चरण का मतदान हो चुका है। कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, लेकिन जबानी तीर और आरोप लगने की पतवार अभी भी थम नहीं रही। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए दिग्गजों ने प्रचार में पूरा जोर लगा दिया है। यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने 3 सभाओं को संबोधित किया, कांग्रेस पर जमकर हमला किया, तो वहीं प्रियंका गांधी ने भी 2 सभाओं को संबोधित किया और केंद्र सरकार को जमकर घेरा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ 3 सभाओं को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने राजनांदगांव में सबसे पहले चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान भूपेश बघेल पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ के युवाओं के हाथ में हथियार देने के गंभीर आरोप भी लगाए। तो स्वाभाविक रूप से जो प्रभु के आगमन पर अभिभूत हो, आनंदित हो, उनसे बढ़िया दूसरा तो नहीं होगा। और इसलिए मैंने कहा छत्तीसगढ़िया तो सबसे बढ़िया। किस प्रतिष्ठित सीट पर कांग्रेस ने यहां के पूर्व मुख्यमंत्री को श्री भूपेश बघेल को ही अपना प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। यानी जिनके ऊपर पहले से ही शराब घोटाले का, कोयला घोटाले का, पब्लिक सर्विस कमीशन के घोटाले का, डीएमएफ घोटाले का, गोठान घोटाले का और महादेव ऐप के घोटाले का आरोप हो और एफआईआर भी लॉन्च हो चुकी हो। एक कांग्रेस घोटाले का नाम है, एक कांग्रेस आतंकवाद का नाम है, एक कांग्रेस
नक्सलवाद का नाम है। जिस उम्र में युवाओं के हाथ में टैबलेट होना चाहिए, अच्छी पुस्तक होनी चाहिए, दुनिया को आगे बढ़ाने का जज्बा होना चाहिए, ये कांग्रेस ने उस उम्र के इन बच्चों के हाथों में तमंचे पकड़ा दिए और तमंचे पकड़ा करके भारत के खिलाफ ही उन्हें लड़ने के लिए नक्सलवाद के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, उग्रवाद के नाम पर उकसाने का कार्य किया। वहीं बिलासपुर में योगी ने बीजेपी प्रत्याशी तोखन साहू के लिए सभा की। आदित्यनाथ का बिलासपुर में 30 से ज्यादा बुलडोजर से स्वागत किया गया। इसके अलावा उन्होंने कोरबा में सरोज पांडे के लिए सभा की। वहीं कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने 2 सभाओं को संबोधित किया। प्रियंका ने राजनांदगांव के अलावा बालोद में भी सभा की। प्रियंका ने केंद्र पर जमकर निशाना लगाया और 10 साल में लोगों के जीवन में सुधार न करने के आरोप भी लगाए। आपके लिए कौन सी ऐसी सुविधा बनाई है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, प्रदेश में जो नई आपने भाजपा की सरकार बनाई है? कौन सी ऐसी सुविधा बनाई जिससे आपके जीवन के संघर्ष में आपको मदद मिल पाए? इनको लगता है कि लोग 5 किलो राशन का इंतजार करते रहे, 2000 रुपयों का इंतजार करते रहे, 100 रुपए का गैस का सब्सिडी उसके लिए इंतजार करते रहे। क्या ऐसे भारत विकसित होगा? अगर मोदी जी इतने ताकतवर नेता हैं कि दुनिया भर के जितने भी प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट हैं सब उनको बहुत बड़ा मानते हैं, तो मुझे बताइए मोदी जी ने आपके लिए बेरोजगारी कम क्यों नहीं की? मोदी जी ने आपके लिए महंगाई क्यों नहीं घटाई? मोदी जी ने आपको अपने पैरों पे खड़ा होने का काम आपके लिए मोदी जी ने 10 सालों में क्यों नहीं किया? छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 3 सीटों पर वोटिंग होनी है। राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में चुनाव होने जा रहे हैं। तीनों ही सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव के मैदान में हैं। ऐसे में दूसरे चरण पर सियासी पंडितों की भी नजर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।